सेल्स में ये 5 चीजें बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका जो करियर ग्रोथ है, जो तरक्की है, जो सैलरी में बढ़ोतरी है, वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। और लाइफ में जब सारी उम्र आपकी बीत जाएगी तो आप बहुत ही पछताएंगे कि यार ये 5 चीजें तो मुझे पता थी लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं किया, इसीलिए आज मेरी ये कंडीशन है। और ये जो चीज है ना, वो जो सीईओ है कंपनी के, जो डायरेक्टर हैं, जो बड़े पदों पे हैं, नेशनल सेल्स मैनेजर है, आरएसएम है, एएसएम है, उनका निचोड़ है। यानी बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया और तब ये बात निकल के आई, जो मैं भी फॉलो करता हूं और मैं भी इतने कम समय में काफी अच्छा कर रहा हूं। तो अगर आपको ये जानना है तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर आपको वही वैल्यू वाली चीज मिलती है जो आपको लाइफ में तरक्की देगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो चीज है, सेल्स में कभी भी ना नहीं बोलो। अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को, अपने कंपनी वाले को, ट्रेनर को ना कभी भी मत बोलो। यहां तक कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी ना नहीं बोलना चाहिए। ना से मेरा मतलब है, अगर कोई भी काम वो बताते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, या कोई भी वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो आपके पोजीशन के हिसाब से बहुत बड़ी है या असंभव है या आप कर नहीं पाते, तो आपको कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं बोला जाए। देखो, सेल्स में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको पता है कि वो चीज नहीं होगी। ठीक है, यहां पर जो असंभव है ना, वो भी संभव हो जाता है अगर आप कोशिश करते हैं, अपनी स्किल्स का उपयोग करते हैं। अब छोटी सी बात देखो कि आप जो टारगेट नहीं कर पाते, आपके बाद जो उस पोजीशन पे आता है वो टारगेट कर लेता है, या आपका जो कलीग है दूसरे एरिया में वो टारगेट कर लेता है, तो असंभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, असंभव नहीं है। सेल्स में कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। असंभव नहीं है, संभव है। बस आपको वो स्थिति क्रिएट करनी है, वो फॉर्मूले सीखने हैं दूसरे लोगों से, अपने छोटे से या बड़े से, जो भी वो चीज अचीव कर रहा है। तो यहां पर ना मत बोलो, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी गलती यही होती है। सेल्स में मैं देखता हूं कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं। ठीक है, अगर किसी की जॉब सेल्स ऑफिसर की है और बाय चांस एरिया खाली होता है, उसे बिना सैलरी बढ़ाए या बिना एएसएम की पोस्ट दिए कंपनी उससे वो चीज करवाती है, तो वो ना कहता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमें ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सेल्स वाले को तो ना कहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई भी काम मिलता है, आपको वहां पर एटीट्यूड रखना है, हां मैं कर सकता हूं, और तब आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो चीज है वो है कि डिस्ट्रीब्यूटर और आपका जो रिलेशन है उसको समझे। डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो रिलेशन है, अब आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत पुराना है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत तगड़ा है और बहुत मोटी पार्टी है, तो मेरा उसका रिलेशन क्या हुआ? देखो, मैं आपको रिलेशन बताता हूं। आपको कंपनी ने रखा है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपने बनाया है और कंपनी ने बनाया है अपना प्रोडक्ट को चैनल सेल्स, मतलब उसको फैलाने के लिए। ठीक है, तो आप कंपनी के लिए बड़े हो, डिस्ट्रीब्यूटर है छोटा। अगर बिल्कुल इसको नियम से देखा जाए तो हमेशा जो सेल्स एम्प्लॉय होता है, चाहे सबसे नीचे वाला हो, सबसे नीचे वाला मैं आपको बता रहा हूं, सबसे फ्रंट लाइन का, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर और एसएस से बड़ा होता है। ठीक है, कंपनी ने सेल्स वाले को केवल सामान बेचने के लिए नहीं रखा, उसको रखा है डिस्ट्रीब्यूटर से वो काम कराए, नहीं काम करे तो उसको रिप्लेस कर दे। तो आप बड़े हैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर से। अब मैं देखता हूं जो नए एम्प्लॉय आते हैं या नए एम्प्लॉय को कंपनी भेजती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के बिल्कुल सामने घुटने टेक देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, घुटने टेक देते हैं किसी भी तरह से। चाहे वो सेल्स नहीं कर पा रहे हो खुद से इसलिए टेक देते हैं, चाहे
उनको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ही मुझे बचा सकता है, क्योंकि वो हर महीने हमारा टारगेट करता है, हमें ऑर्डर देता है। अगर मैं उसको कंट्रोल करूंगा तो वो मुझे निकलवा देगा। ऐसा ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर से हमेशा सेल्स एम्प्लॉय ही बड़ा होता है, और कंपनी का मकसद भी यही होता है कि पहले सेल्स एम्प्लॉय और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इस रिलेशनशिप को समझ गए तो बहुत जल्दी आपकी पोस्ट और सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, बहुत जल्दी। आप इस चीज को समझिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को चला रहे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल करना है। अब ये अलग बात है कि आपको वहां पर अपना कितना दिमाग इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी जो चीज है वो ये है कि हम हमेशा गलती करते हैं कि हमारे अगर कंपनी ने 6 प्रोडक्ट हमें दिए हैं तो उसमें से जो 3 प्रोडक्ट टॉप चलता है, हम हमेशा बाजार में वही बेचते हैं, सबसे पहले उसी के बारे में बताते हैं, उसी का ऑर्डर लेते हैं, और उसी का ऑर्डर भी डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर पे हमेशा यही फोकस बना के रखते हैं कि ये 3 हमारे जो प्रोडक्ट है ये मंगाए, और बाकी के जो 3 बचे हुए हैं उनको हम खुद ही डंप कर देते हैं। उनका ऑर्डर बाद में पूछते हैं या नहीं लेते, और डिस्ट्रीब्यूटर भी यही करता है। तो हमारा काम ये नहीं है, सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी। अगर वो जो 3 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आपको उस पर कम दम लगाना है, और जो अपना 100% लगाना है, वो जो 3 प्रोडक्ट नहीं चलते, कम चलते हैं, उनको चलाना है। कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है तो बहुत ही रिसर्च के साथ बनाया गया है। ठीक है, आप अपनी कंपनी का डाटा देखेंगे तो बहुत सारे एरिया में वही प्रोडक्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? कंपनी नहीं चला रही, कोई ना कोई सेल्स पर्सन उसको चला रहा है। तो ऑटोमेटिक अगर उसकी सेल ज्यादा निकलेगी सेकेंडरी मार्केट से, तो प्राइमरी मार्केट में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर उसका ऑर्डर देगा, और जो बिक रहा है वो तो बिकता ही रहेगा। हल्का सा आपको पुश करना है। आपको इसलिए रखा गया है कि जो चीज नहीं बिक रही उसकी सेल को जनरेट करना है, उसकी सेल देखनी है कि किस एरिया से, कहां से, किस तरह से आ सकती है। तो ये तीसरी जो चीज है वो ये आपको तरक्की देगी। और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपने इस एरिया पर हाथ डाल दिया तो आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिल जाएंगी खुद से कि जो आपके मैनेजर को भी नहीं आती होंगी, और यही चीज आगे चल के आपको सैलरी इंक्रीमेंट देगी और आपकी पोस्ट बढ़ेगी। चौथी जो चीज है वो है कि आपको रिज्यूमे अगर बनाना नहीं आता तो आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेकार आदमी हो। अगर आप एक पेज पर अपने बारे में सही से इंप्रेस करने वाले तरीके से नहीं लिख सकते तो आपकी जिंदगी जो है जॉब लाइन में बिल्कुल बेकार है। अपने एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से 2 पेज पर उतारना बहुत जरूरी है, और उन 2 पेज को सही तरीके से समझाना सामने वाले को, यानी कि इंटरव्यू देते वक्त उसको सही तरीके से उसको डिलीवर करना, समझाना, वो कला आपको आनी चाहिए, जो कि साथ साथ धीरे धीरे हर एक इंटरव्यू के बाद इंप्रूव होती रहती है। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और किसी भी जॉब में रहें लेकिन इंटरव्यू देना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। इंटरव्यू देने से क्या होता है, आपको कंपनी चेंज नहीं करनी, लेकिन इंटरव्यू देने से आपकी स्किल्स बढ़ती है, मार्केट में नई क्या चीज आ रही है, नया क्या चल रहा है, उस चीज का ज्ञान होता है। और उस चीज का जब ज्ञान होता है तो आप अपनी जो करंट कंपनी है वहां पर उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, और अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा निखार सकते हैं। और जो सबसे बड़ी मैंने चीज देखी कि आपको सेल्स लाइन में कभी नहीं डरना चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे सेल्स ऑफिसर हैं और कंपनी ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती है एरिया सेल्स मैनेजर की, लेकिन वो डरे हुए हैं, और या उनको कुछ ऐसे फॉर्मूले पता है कि अगर हम एएसएम बन गए तो हमारी नौकरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक सेल्स वाला जो पर्सन होता है उसके मन में डर नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं होनी चाहिए अपने कैरियर में। ये सबसे बड़ा आपका बैरियर है जो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, सेल्स ऑफिसर पे ही टिके हुए, कंपनी प्रमोट करना चाहती है, दूसरी कंपनी उनका हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन वो वहीं पर है क्योंकि वहां पर उनका कंफर्ट जोन है। उन्हें लगता है सब कुछ सेट है और मैं यहां पर बहुत दिनों तक जॉब कर सकता हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, और वो उसी लिए
ऊपर वाली पोस्ट पर नहीं जाना चाहते, या दूसरे एरिया में नहीं जाना चाहते, या सैलरी नहीं बढ़ा के दूसरी कंपनी को भी नहीं ज्वाइन करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि यहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जैसे ही मैंने अगर कोई हाई पोस्ट पकड़ी तो मेरी जॉब चली जाएगी और दोबारा से मुझे ये जॉब भी नहीं मिलेगी। तो यहां पर डर का जो फैक्टर है वो सेल्स एम्प्लॉय में बहुत होता है, और जिसको जितना डर है वो उतनी छोटी पोस्ट पर बैठेगा और उतनी छोटी सैलरी पर उसको संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। और जो जितना अपना डर निकाल देगा ना, उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी और उतना ज्यादा सैलरी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जहां पर मैं डर गया वहां पर काफी दिनों तक उसी पोस्ट पर काम करता रहा, लेकिन जब मैंने अपना डर खत्म कर लिया ना और हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एकदम अपनी औकात से बाहर जाके हायर पोस्ट के लिए, जबकि ये था कि अभी मुझे 2-4 साल और इस पोस्ट पर काम, पुरानी पोस्ट पर काम करना चाहिए और तब जाके मैं काबिल होऊंगा, तब अप्लाई करूंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। डर निकाल के हायर पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, सेलेक्ट हुआ, और जॉब ज्वाइन करने से पहले इतना डर था कि मैं इस पोस्ट को कैसे संभालूंगा। लेकिन जब आपका डर निकल जाता है ना, तो आपको वो चीज आ जाती है, आप उस चीज के लिए कोशिश करते हैं और उस चीज को पहले से ही दिमाग में चलता रहता है पहले से ही वो चीज, और जब एक्चुअल में आता है तो बिल्कुल सटीक उसी तरह से होता है सारी चीजें। तो यहां पर डर का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में आप एएसएम है, एरिया सेल्स मैनेजर है, और बहुत सारी कंपनी न्यू लॉन्च इंतजार कर रही है पूरे इंडिया में। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो महाराष्ट्र में आपको लेना चाहती है एज ए आरएसएम। मैं 100% लिख के देता हूं कि 99% लोग इस पोस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तो आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। आप सोचेंगे अब यार महाराष्ट्र में कभी गया नहीं, वहां का कैसा मार्केट होगा, क्या है, बस जो बातें सुन रखी होंगी ना 10 सेल्स एम्प्लॉय, वही बातें चल रही होंगी। लेकिन उनकी जगह अगर मैं रहूंगा ना, तो मैं उस पोस्ट को तुरंत पकड़ूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा या मैं फेलियर हो जाऊंगा। तो जहां का मैं बादशाह हूं, मैं वहां पर लौटूंगा और वहां पे नई जॉब ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरी पोस्ट इंक्रीज हुई, मेरी सैलरी इंक्रीज हुई, और मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरा इंडिया कहीं भी भेज दो, सेल बढ़ा के दे दूंगा। तो ये जो 5 चीजें मैंने बताई है, अगर इसको आपने, चाहे आप कितनी भी छोटी पोस्ट पे हो, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर ये 5 चीजें सही कर लेंगे तो आपको ग्रोथ से कोई भी कंपनी रोक नहीं सकती और खुद आप नहीं रुकेंगे। लेकिन बहुत मेहनत है ये 5 चीजें करने में। नानी याद आ जाएगी, लेकिन जब नानी याद आ जाएगी ना, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप फोड़ोगे।